सर एक मिनट। So capnography is the continuous measurement of end-tidal carbon dioxide. सर उसकी आप बेस फॉर्म स्क्रीन, होती है। एक मिनट अरसलान, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो? नहीं सर, मैं बुक से कर रहा हूँ सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा पहले एक मिनट, पहला क्वेश्चन ये है कि एंड टाइडल CO2 का मतलब क्या है? सर जो एल्वियोलर प्लेट्यू फेज में एंड ऑफ एक्सहेलेशन होता है ना, उसकी उस टाइम पे जो पीक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स होते हैं एक्सहेलेशन पे, वो काउंट होते हैं। ठीक है, इससे कोई आसान अल्फाज में? सर यही कि एल्वियोलर प्लेट्यू। मैं बताऊं सर? जी जी बताएं। सर एक्सपायरेशन के दौरान जो CO2 आ रही हो, एक्सपायर हो रही हो, उसकी मेजरमेंट। ठीक है, ये उसकी सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली वो एक्सहेलेशन के अंदर भी फेजेस आएंगे डिफरेंट, जिसके अंदर मिक्सिंग होगी। तो आप बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ग्राफ को बताएं, तो ग्राफ का जो उसका कैप्नोग्राफ जो बनता है वो किस तरह से बनता है, क्या क्या उसमें फेजेस होते हैं? सर ये कैप्नोग्राफ जो है ड्रॉ होता है, एक जो है एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में, टाइम सेकंड में। उसमें जो है सर फेजेस हैं। सबसे पहले फेज 0 होता है, उसमें इंस्पायरेटरी डाउन स्ट्रोक होती है, क्योंकि अब इंस्पायरेशन के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड कम ही होगी। तो सर उसके बाद ए से लेके बी तक जो ग्राफ होता है वो इंस्पायरेटरी फेज होता है, और उसमें बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। जी सर। सर सर 1 और 2 के बीच में सर ये होता है रैपिड राइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सर फेज सेकंड होता है। और इसमें सर एक्सपायरेटरी अपस्ट्रोक होता है। मतलब बेसिकली मेन जो एंड टाइडल आ रही हो, मतलब मेन जो CO2 निकल रही होती है वो इस फेज में निकल रही है, तो यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है। सर इसके बाद सर सारी जो एल्वियोलर गैस भी होती है वो एनालाइजर के पास आ जाती है। जो एनालाइजर लगा होता है वाई पीस और एल्बो अडेप्टर के बीच में सेंसर लगा होता है, वहां से ये सेंस कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल जो है वो इंफ्रारेड लाइट की एब्जॉर्प्शन पे है, कि वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड लाइट को, और डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन वो क्योंकि रिड्यूस्ड अमाउंट हो जाती है इंफ्रारेड लाइट की, तो वो सेंसर उसे एनालाइज करता है, और इस तरह ये ग्राफ बनता है सर, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बेसिकली ना दो तरह के एनालाइजर होते हैं, एक इंफ्रारेड होता है और एक पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक होता है एनालाइजर, वो इस तरह की करता है जिसमें सिमिलर एटम्स हो। उसकी एग्जांपल कौन सी होगी, कौन सी गैस होगी? पैरामैग्नेटिक गैस कौन सी है? पता नहीं सर। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक जैसे मैटर, हाँ जी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है N2। बंदे खराबी के बाद कह रहा है शेयरिंग नहीं दिक्कत। देखें, सब लोग अपने माइक को म्यूट कर दें। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी। सर ये सबसे ज्यादा जो CO2 होती है फेज 2 में होती है या एट द एंड ऑफ फेज 3 होती है? व्हाट आई अंडरस्टैंड कि शायद ये एंड ऑफ 3 फेज में। आप मेरी बात सुने, मैंने ये कहा है कि इसमें बढ़ रही होती है ना, रैपिड राइज होता है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा इसमें बढ़ रही होती है, और उसके बाद जाके स्लो राइज होता है। ठीक है, एंड ऑफ फेज 3 में ये अब ग्राफ के अंदर भी जैसे शो हो रहा है, इसमें यही है, वही EtCO2 काउंट होती है। सर इसमें मिक्स एल्वियोलर और ट्रेकियल का भी तो हम कर सकते हैं ना, डेड स्पेस का, सॉरी डेड स्पेस एयर का भी। जी
अच्छा सर, इसके बाद कैप्नोग्राफी में इंक्रीज एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की कॉजेज, डिक्रीज की, और अच्छा इस एक मिनट, केस अगर में हम इसी ग्राफ पे अगर आप देखें ना, तो अगर मिसाल के तौर पे ब्रोंकोस्पैज्म हो तो क्या होगा? ब्रोंकोस्पैज्म में किस किस हिस्से पे इफेक्ट होगा? बिटवीन 1 and 2, 2 and 3? सर वो अपस्ट्रोक 2 होता है and उसमें। 3 पे, 2 and सर 3 2 and 3 पे होता है। मतलब बेसिकली जो ग्राफ जो है वो देर से ऊपर की तरफ पीक जाती है और पूरा अचीव नहीं करता, am I right? यस सर। और थोड़ा सा स्लैड होगा, थोड़ा सा राइट साइड पे टिल्टेड होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा अप स्ट्रोक पहुंचने में, क्योंकि हाँ एक्सपिरेशन का टाइम, एक्सपिरेशन पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, आगे। हाँ जी सर, ब्रोंकोस्पाज्म क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर है, तो देयर इज डिफिकल्टी इन टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आउट, तो उसमें फिर वो वही वाले फेज जो 2-3 बता रहे हैं उसमें जी ये देखें, जैसे changes ये आए। है ना, ये हमारे पास जो सामने नजर आया ना, तो ये वो मतलब आप समझ लें कि नॉर्मली जो है वो ग्रेजुअल होता है, यहाँ पर एक पीक सी बनी हुई है। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसमें जो आमतौर पे जो टोक्स के स्टेशंस में आता है ना ये, ठीक है, वो आपसे एंटाइडल CO2 के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपसे ये पूछते हैं कि एंटाइडल CO2 क्या होता है, एंटाइडल CO2 का वर्किंग प्रिंसिपल अगर कहीं लिखा हो तो ये देखें, इंफ्रारेड गैस एनालाइजर। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि कितने किस्म के होते हैं, एक मेन स्ट्रीम होता है, एक साइड स्ट्रीम होता है। मेन स्ट्रीम में और साइड स्ट्रीम में क्या फर्क होता है? सर साइड जी एक मिनट जो बता, जी बताइए प्लीज। जी कौन बता रहा है? सर मेन साइड स्ट्रीम में होता है सर, जो साइड स्ट्रीम होता है बेसिकली वो इस तरह से एनालाइज करता है कि उसका प्रिंसिपल इज ऑन द डाइवर्टिंग या द एस्पिरेशन की बेस पे करता है, और जो मेन स्ट्रीम एनालाइजर होता है ना वो फ्लो थ्रू होता है या नॉन डाइवर्टिंग बेसिस पे वो एनालाइज अच्छा, करके देता है हमें इनमें CO2 को। इसमें मेन स्ट्रीम के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? सर एक तो सर वेट होता मेन है, हैवी स्ट्रीम की होता है। वजह से कि अच्छा आपकी जो ट्यूब अच्छा एक मिनट रुके प्लीज, आपने जिसने भी आंसर देना चाहता है वो हैंड रेज करे। ठीक है जी, ये तैयबा इस आंसर को मुकम्मल कर दें आप। मेन स्ट्रीम के क्या होता है ठीक फायदा? है सर, मेन स्ट्रीम का सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि वो हैवी होता है और ट्यूब उसकी वजह से आपके डिसलॉज या फिर वो हो सकती है, सर्किट डिस्कनेक्ट होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है इसमें। ठीक है, और फायदा क्या होता है? फायदा ये कि जल्दी से एनालाइज कर देता है, क्विकर रिस्पॉन्स होता है, और दूसरी बच्चों में इसका नुकसान तो ये है ना कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और हैवी भी हो जाएगा सर्किट। लेकिन जाती है ना सर, सॉरी डेड स्पेस हाँ भी जी, बढ़ तो जाएगी ना? ये नहीं, डेड स्पेस तो वो उसमें बढ़ेगी, साइड स्ट्रीम। एक मिनट, करेक्ट मी, मैं और कुछ कह रहा हूँ। वो वॉल्यूम जो है ना, जो क्योंकि उसमें से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा ना कॉन्स्टेंटली, जो उसकी ट्यूबिंग का वॉल्यूम है। जी यासीन, डेड स्पेस इसी में बढ़ेगी मेन स्ट्रीम में। मेन स्ट्रीम में रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अच्छा, फिर साइड स्ट्रीम में क्या होगा? सही सर, देखें अगर डेड स्पेस तो वो एयर है जो हमारे उसमें नहीं, तो बात ये है कि वो तो बिल्कुल साइड स्ट्रीम में जा रही है, वो तो आपकी रेस्पिरेशन या एलिवेटर में वो यूज ही नहीं हो रही। मेरे ख्याल में डेड स्पेस नहीं बढ़ेगी इसमें। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग। तो साइड स्क्रीन वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो बाद में स्केवेंजिंग सिस्टम की तरफ डिलीवेंट कर देती है उसको। तो डेड स्पेस, मेरा भी ख्याल यही है, मेरी पर्सनल राय यही है कि वो साइड स्क्रीन से नहीं बढ़ेगा। ठीक है ठीक है, नहीं तो इसमें डेड स्पेस कैसे बढ़ेगा मेन स्ट्रीम में? उनका जो बच्चे हैं यूएली नियोनेट्स वगैरह, तो उनका तो बहुत ही टाइडल वॉल्यूम कम होता है। आगे में अगर 1 to 2 ml भी उसकी अगर सपोजिटली लें, उसका वॉल्यूम आता है डेड उसके दौरान, एनालाइजर के दौरान, तो वो भी काफी डेड स्पेस बढ़ा जाएगा। तो असल में यही मेरे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था
कि जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा साइड पे तो उसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम के अंदर डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था। मे बी आई ओके, मैं एक तो अगर आप ही के इसमें से मैं सवाल पूछूं, आई एम सॉरी, हम थोड़ा सा डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, लेकिन नहीं, ये कि क्या वो जो एयर साइड स्ट्रीम पे जा रही है, क्या वो डेड स्पेस वाली एयर के साथ मिक्स तो नहीं हो रही? वो तो साइड पे जा रही है। अच्छा चलो यार, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है जी। अरसलान, आप हमारी हेल्प करो भाई। सर मेन स्ट्रीम का सर यही है कि वो सैंपल सेल जो एनालाइजर है वो एक्सपेरेटरी लिम्ब में लगा होता है, वाई कनेक्टर और उसके बीच में एल्बो अडेप्टर के बीच में, और साइड स्ट्रीम में जो कैथेटर के थ्रू है। तो इसमें ज्यादा चांसेस हैं डेड स्पेस के इंक्रीज होने के मेन स्ट्रीम एनालाइजर में। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद सर मैं बता रहा था कि निगत कुछ कहना चाह रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर बोलो। सर निगहत कुछ कहना चाह रही है सर। जी निगहत। जी सर, मैं बोलूं सर डेड स्पेस मेन स्ट्रीम में रेज होता है क्योंकि हम वाई कनेक्टर से प्रॉक्सिमल और जो ट्यूब होती है उसे डिस्टल लगाते हैं, तो इस वजह से इस डेड स्पेस इंक्रीज होती है और साइड स्ट्रीम नहीं, इसमें इंक्रीज नहीं होती। अच्छा एक मिनट देखें प्लीज, माइक म्यूट करें। इस तरह सबका को नुकसान हो रहा है। माइक सबके म्यूट होने चाहिए, जो बोल रहा हो सिर्फ उसका माइक ओपन होना चाहिए। अनिकेत प्लीज आप दोबारा से बोलें। सर मैं कह रही हूँ कि जो मेन स्ट्रीम कनेक्टर होता है, जो कैप्नोमीटर होता है, वो हम लगाते हैं ETT से डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल टू वाई कनेक्टर। तो सर इसलिए इसमें डेड स्पेस इंक्रीज होती है और साइड स्ट्रीम में इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई ये बात। जी आगे चले सर। सर मैं बता रहा था इंक्रीज्ड एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की कॉजेज में सर ये है कि एक सर टॉर्निकेट रिलीज, अगर हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी कह रहे हैं तो उसमें टॉर्निकी जब रिलीज होता है तब बढ़ता है। इसके अलावा सर हाइपोवेंटिलेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बढ़ेगी। और सर अगर हमारा सोडा लाइम मतलब के एग्जॉस्ट हो चुका है, एग्जॉस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर में, और सर अगर मेटाबॉलिक रेट या कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है और रीब्रीथिंग के अंदर भी होगा सर। सर इसके अलावा सर ग्राफ अगर बिल्कुल फ्लैट हो गया है तो उसमें सर जीरो एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की कॉजेज आ जाएंगी। कार्डिक अरेस्ट हो सकता है सर, या सर्किट आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है, और सर एक्सटूबेशन हो गई है तब, या फिर किंग आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है। एयर एम्बोलिज्म बताया आपने। एम्बोलिज्म सर ये डिक्रीज एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की कॉज में सर जीरो नहीं, ये डिक्रीज की कॉजेज में सर ब्रोंकोस्पाज्म आ गया, हाइपरवेंटिलेशन में भी डिक्रीज हो जाएगी सर, और एम्बोलिज्म या हाइपोवेंटिलेशन में एंटाइडल कम होगा। जी सर बिल्कुल एंटाइडल कम होगा, हाइपोवेंटिलेशन में एंटाइडल बढ़ेगा। कह रहा हूँ सर, हाइपो में तो ज्यादा होगा सर। जी जी, हाइपो में ज्यादा होगा, हाइपर में कम होगा। जी सर मुझे सुनने में गलती हुई है। ठीक। अच्छा, और रीब्रीदिंग होगी तो क्या होगा? ये देखें रीब्रीदिंग का आ रहा है ग्राफ सामने। सर रीब्रीदिंग में ये जो आखिरी फेज है ना, डाउन स्ट्रोक वाला इंस्पायरेटरी, इसमें सर ये क्या कहते हैं, ये शो करेगा कि एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, रीब्रीदिंग में ज्यादा होगी सर कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं ज्यादा तो होगी, लेकिन इसमें आप गौर से देखें क्या चीज है, इसमें सर, जीरो पे नहीं है, आपका बेस जो लाइन पे नहीं आएगा, जीरो पे नहीं आता आपका, बेस लाइन पे नहीं आएगा ना। देखें ये जीरो से अबव है, रीब्रीदिंग होती जा रही है ना, CO2 खत्म हो ही नहीं रही। ठीक है, सही सर, CO2 बेस लाइन से ऊपर ऊपर ही चल रही है ना। ठीक। तो ये एक रीब्रीदिंग का हो गया। हाइपोकोरारिक लेफ्ट क्या होता है? सर वो अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड इनफ नहीं है तो ये हमारा प्लेट्यू फेज जो है, फेज 3 जो है, इसके अंदर सर डिप आता है, थोड़ा सा नॉच बनती है, वो शो करती है कि पेशेंट अपनी एफर्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा उसके कौन बाद सा क्लेफ्ट बोला आपने? कोरारिक लेफ्ट कहते हैं इसको ना, जो रीब्रीदिंग वाला होता है ना उसको कोरारिक लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, जी रीब्रीदिंग हो गया,
ये इसको कुरारी क्लेफ्ट कहते हैं। ये जो नजर आ रहे हैं ना डिप्स, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, these notches are sometimes known as कुरारी क्लेफ्ट। ठीक है सर इन सूजराना आप जो मर्जी कह लें भाई, ये है वही चीज के न्यूरोमस्कुलर पेशेंट की एफर्ट आ रही है, पेशेंट वापस आ रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का इफेक्ट कम हो गया है, आप इसको जो मर्जी नाम ले लें। तो ये है कार्डिक ऑसिलेशंस, ये उसमें ये इसमें आप मिक्स कर सकते हैं कुरारी क्लेफ्ट से, ये कुरारी क्लेफ्ट नहीं है। ठीक है यूजुअली कुरारी क्लेफ्ट जो है ना ये एंड टाइडल के बाद आता है यूजुअली ना, और ये देखें ये दरमियान में आता है। ठीक है इसोफेजियल इंट्यूबेशन में क्या होगा सर? इसोफेजियल इंट्यूबेशन में भी ग्राफ 0 पे ही रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि और कोई तरीका होता है कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने का इसके अलावा? आपने कभी देखा आईसीयू में एक इंडिकेटर होता है? नहीं जो इंट्यूबेशन के रेफरेंस से जो उसको जब कनेक्ट करते हैं तो जो आ रहा होता है ना आपका, जो एक लिटमस का टेस्ट होता है जिसमें लिटमस पेपर लगा होता है, जो कलर चेंज हो जाता है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को कंफर्म करने के लिए आईसीयू में यूज नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को ना कंफर्म करने के लिए एक उसके अंदर वो बेसिकली वो जब CO2 होती है ना तो सर कलोरीमेट्रिक कैप्नोग्राफ कहते हैं। हाँ नहीं वो उसका नाम कुछ और होता है, कैलोरीमेट्रिक कैप्नोग्राफ होता है सर। कैलोरीमेट्रिक, उसको कैलोरीमेट्रिक कहते हैं या लिटमस पेपर कहते हैं, बहरहाल मुझे उसका नाम एकदम से भूल गया। वो आप चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली वो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंट्यूबेशन जब होती है ना तो वो ट्यूब के आगे लगाते हैं, ठीक है, और उसको वेंटिलेट करते हैं। जब वेंटिलेट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है जी अरसलान, और इसके अलावा कुछ बताओगे? सर प्रोलॉन्ग्ड अपवर्ड स्लोप इसमें हो सकता है सर, अगर एल्वियोलर प्लेट्यू फेज में अगर प्रोलॉन्ग्ड अपवर्ड स्लोप है तो ये इंडिकेट करता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है सर। और सर इसके अलावा आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं सर इसमें, मैकेनिकल आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, क्लिनिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं। मैकेनिकल आर्टिफैक्ट्स में लीक हो सकता है सैम्पलिंग ट्यूब में, और आपका वॉल्व जो है इंस्पिरेटरी वॉल्व इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। फिर सर क्लिनिकल आर्टिफैक्ट्स में कार्डियक अरेस्ट हो गया, और पल्मोनरी डिजीजेस जो है वो भी क्लिनिकल आर्टिफैक्ट्स। इंस्पिरेटरी वाल्व और एक्सपिरेटरी वाल्व का कैसे पता चलता है? सर उसमें प्रोलॉन्ग डाउन स्ट्रोक होती है सर इनकॉम्पिटेंट इंस्पिरेटरी वॉल्व में। ठीक है। और सर एक्सपायरेटरी वॉल्व अगर इनकॉम्पिटेंट है तो वो 0 पे नहीं आता, आपका इंस्पायरेटरी फेज के अंदर 0 लेवल पे नहीं आती कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा ये जो किताब है ना, ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितनी भी इक्विपमेंट हैं, फिजिक्स है, उसको करने के लिए ना इससे बेहतर कोई, वैसे बहुत सारी किताबें हैं लेकिन इससे बेहतर इक्विपमेंट फिजिक्स के लिए इससे बेहतर कोई किताब नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी नाइसली एलेबोरेटेड, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। ये बहाल शेख भी अच्छी है लेकिन ये बहाल शेख से ज़्यादा अच्छी किताब है। ठीक है, तो ये ठीक है। अच्छा एनीथिंग एल्स? नहीं सर बस मैं यही। अच्छा ज़ैनब ने ज्वाइन किया है? अच्छा जी सर। जी ज़ैनब, 1 मिनट के लिए पहले हम वो सिनेरियो करते हैं, फिर उसके बाद आप इतनी देर में मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और ये एंड टाइटल के रेफरेंस से जो
हमारी चीज़ें मिस हुई हैं, अगर आप उनको थोड़ी देर में वो भी सर्च कर लो। ये जो मुझे जो है ना, ये जो भी मैं आपसे लिटमस वाला पूछा था, आप इतनी देर में अगर कोई भी अगर सर्च कर सकता है, तो हम ये नुसरत आई है, नुसरत नहीं है, अच्छा सारा और ये है हमारे पास सुहेब। अच्छा सारा, वो क्वेश्चन जो था ना कि एक पेशेंट को इंडक्शन के वक्त यू आर इंड्यूसिंग एनेस्थीसिया, और इंडक्शन के वक्त जो है वो क्या नाम है इसका, पेशेंट कोलैप्स हो गया, ठीक है, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? जनरल एनेस्थीसिया को इंडक्शन करते हुए पेशेंट सडन हीमोडायनामिक कोलैप्स हो गया है, ठीक है, तो व्हाट कैन बी द कॉजेस? सर इंडक्शन के वक्त कोलैप्स हुआ है पेशेंट, इसकी कॉजेज में हम सबसे पहले एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड और सर्जरी रिलेटेड डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया में आपने ड्रग्स दी हैं, वो इंडक्शन एजेंट आपने बहुत फास्ट दे दिया और उसका डोज जो है वो इनएडिक्वेट है, मतलब बहुत एक्सेस डोज आपने दे दिया। ठीक या है, फिर वो उसको patient को इनएडिक्वेट नहीं कहते, histamine उसको इनएडिक्वेट नहीं कहते, ओवरडोज कहते हैं, ठीक है, ओवरडोज, ठीक है। और हिस्टामीन रिलीजिंग कोई ड्रग आपने दिया जिसको उससे उसका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गया, अंडरलाइन इस ठीक है। और अच्छा एनेस्थीसिया की किसी एक सेकंड, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो एनेस्थीसिया की ड्रग से रिएक्शन होता है वो यूजुअली एनाफाइलेक्टिक होता है या एनाफाइलेक्टॉइड होता है? सर एनाफाइलेक्टॉइड होता है, एनाफाइलेक्टॉइड होता है, और क्या जो एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन होता है जिसको, उसके अंदर क्या हिस्टामिन रिलीज का चक्कर होता है ज्यादा, या अबव दैट होता है? हिस्टामिन रिलीज तो अबव दैट ही होता है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, above हिस्टामिन that। रिलीज तो माइन्यूट रैश होगी वो तो सिर्फ, लेकिन ठीक है, उसमें पूरा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आप कह लें हो सकता है। हाँ ठीक है, अगर एनाफाइलेक्टिक अगर तो एक हुआ ना, और एनाफाइलेक्टेड है और दूसरा का, दोनों का काइंड डिफरेंस समझा दे कोई मुझे। जी सारा, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन में डोज रिलेटेड इफेक्ट आता है कि आप डोज जितना नहीं ज्यादा नहीं डोज होगा नहीं नहीं एनाफाइलेक्टॉइड में सर नहीं डोज रिलेटेड नहीं। एनीवन एल्स सर मैं बताती हूँ सर, जो बताइए। एनाफाइलेक्टॉइड होता है ना, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, ऑल्दो वो कॉम्प्लीमेंट सारा वो सब कुछ एक्टिवेट होके बनते हैं, वो आखिर में मैस्ट सेल ही रिलीज करते हैं हिस्टामिन वगैरह, लेकिन इसमें वो एंटीजन एंटीबॉडी की कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते एनाफाइलेक्टॉइड में। मतलब जो लेकिन ड्रग होती है ना, एनाफाइलेक्सिस जो में ड्रग होती है वो इटसेल्फ एक्ट एज अ एजेंट। यस यस, और एनाफाइलेक्सिस तो वो प्रॉपर उसी तरह वो आईजी मीडिएटेड और मैस्ट सेल्स और एंटीजन एंटीबॉडी और वो सारा कुछ। और यूजुअली एनाफाइलेक्सिस के लिए क्या फर्स्ट एक्सपोजर यूजुअली जरूरी होता है, ठीक है, जबकि एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन जो है वो फर्स्ट एक्सपोजर पे भी हो सकता है। समझ आई बात? सर ठीक है सर, इसके अलावा जो है कॉजेज में आपको गैस एम्बोलिज्म, वीनस एयर एम्बोलिज्म, आपने सिरिंज के थ्रू ड्रग्स दिए हैं, उसके साथ आपने एयर भी पुश कर दिया है, अच्छा ये कॉज हो सकता है। आपके इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्कशन ऑक्सीजन। का, हमारा वाइवे का भी डिस्कशन का है और थोड़ा सा हम उसको उस तरह भी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि किन किन चीज़ों से एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन जो है एट इंडक्शन, और किन 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 एक आप कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे ये हो सोडियम सकता थायोपेंटोल, है? सोडियम अच्छा, थायोपेंटोल थायोपेंटोल। नंबर वन सर सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है वो जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं ना, उनसे होता है। मसल उसके बाद बाकी सर वो नॉन डिपोलराइजिंग उसके एट्राक्यूरियम। अलावा नहीं, सक्सामेथोनियम से भी होता है भाई। नंबर 1 पे रोकरोनियम है, नंबर 2 पे सक्सामेथोनियम है, ठीक है। ओके सर। और इसके अलावा इसके अलावा नंबर 2 पे क्या कॉजेज हैं? नंबर 2 पे क्या कॉजेज हैं सर? कोई एम्बोलिज्म, जैसे मैंने कहा कि एम्बोलिज्म हो सकता है सर। एनसिड्स, एक मिनट देखिए, असल में जब होती है ना, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स का एक सेकंड देखिए, असल में ये बेसिकली जो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, ये एक स्टडी हुई है। ये आप लोगों ने नेशनल ऑडिट प्रोजेक्ट का नाम सुना है? ये इंग्लैंड का नेशनल ऑडिट प्रोजेक्ट है, ठीक है, और वो मुख्तलिफ चीज़ों पे उन्होंने किया है, लोकल एनेस्थेटिक्स के ऊपर किया है। तो नायब 6 जो लेटेस्ट जो हुआ था ना, वो हुआ था इसके ऊपर एंटीजन, ये सॉरी एनाफाइलेक्सिस पे, ठीक है।
तो आप उसकी आप इसको NAP6 लिखेंगे। असल में आप लोग लिंक अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो बेचारी आप लोगों से सबसे नाराज़ हैं क्योंकि आप लोग कभी उन चीज़ों को खोल के देखते ही नहीं है कि खोल के देखें कि किस लिंक में क्या चीज़ पड़ी हुई। ठीक है सर देखा था, समझ ही नहीं आई थी नहीं कि क्या समझ है आए NAP6। तो समझ आएगी तो पूछेंगे तो समझ आएगी ना, अगर नहीं समझ आएगी तो पूछेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, कोई भी गाइडलाइंस होती है ना तो उनको पूरे 75 सफ़ों को नहीं पढ़ने की जरूरत होती। ये मैंने 1 मिनट रुके, ये देखें, ये है NAP6। आप स्क्रीन आ गई ना नजर? ठीक है, जी ये सर। ये है, ये आपने कोई भी इस तरह की हो NAP5 NAP6 NAP4 NAP, तो वो आपने बेसिकली उसकी की फाइंडिंग्स देखनी होती है। ठीक है, तो उसका उन्होंने जब आपने इसमें से सिर्फ ये देखने हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर लिखी हैं कि किन किन से उसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने एक में लिखा हुआ था नंबर 1 कॉज, अभी मैं देख रहा था, नंबर 1 कॉज जो है ना वो एनेस्थीसिया रिलेटेड जो है वो रोकोरोनियम है। और उसके बाद नंबर 2 पे जो मसल रिलैक्सेंट्स के बाद नंबर 2 पे क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सर लेटेक्स नहीं आता था? नहीं एंटीबायोटिक्स, लैटेक्स उसके बाद है। ठीक है, लैटेक्स उसके बाद है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का जो अगर हम हिस्से को करें तो अगर मुझे ये बताएं कि अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन अगर हुआ है तो वो कैसे करेगा? क्या रैश जरूरी है? सर नहीं, नहीं सर। हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज्म। ठीक है, तो ब्रोंकोस्पैज्म का आपको कैसे पता चलेगा? सर एयर में पीक प्रेशर राइज प्रेशर कर बढ़ जाएंगे। जी, पीक प्रेशर बढ़ जाएंगे। ठीक है, पीक प्रेशर बढ़ जाएंगे। और रॉकरोनियम के रेफरेंस से मैं आपको बता देता हूँ कि रॉकरोनियम का जो है ना, अगर रॉकरोनियम सस्पेक्टेड है ना, तो अगर आप सुगामेडेक्स देंगे ना तो सुगामेडेक्स से वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास सुगामेडेक्स अवेलेबल हो, यहाँ पर इसका ना लिखा भी हुआ है, क्योंकि असल में हमारे हॉस्पिटल में ना अभी 2 दिन पहले एक दूसरे थिएटर में एनाफिलैक्सिस हुआ था। ठीक है, और उस टाइम पे किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, मैं उस वक्त थिएटर में नहीं था, बाद में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें मैंने उनको ये बताया कि ये केस रिपोर्ट्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको एनाफिलैक्सिस हुआ था, बिकॉज वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, सक्सामेथोनियम नहीं था। प्रोपोफोल से भी एनाफिलैक्सिस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर रैश थे, उसको उन्होंने मिस किया, वो उसको खाली एस्थमेटिक अटैक समझ रहे थे, तो उन्होंने मतलब लाइक कि वो एस्थमा की तरफ गए हैं, उन्होंने एनाफिलैक्सिस की तरफ नहीं किया था। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा एनाफिलैक्सिस के बारे में आपको बता दिया। लैटेक्स हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, मसल रिलैक्सेंट होता है, वैसे किसी भी चीज़ से हो सकता है, वैसे किसी भी चीज़ से एनाफिलैक्सिस हो सकता है, एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शन हो सकता है, कोई भी पेशेंट किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर जो आप किसी को बेसिकली आप पहले से प्री डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है इन चीज़ों में। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि ये एनाफिलैक्सिस एक ऐसी चीज़ है जिसका आप पहले से नहीं कर सकते और इट कैन हैपन। तो बेसिकली मैसेज ये है कि जो है ना, रैश होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, हीमोडायनेमिक कोलैप्स एंड इंक्रीज एयरवे प्रेशर, ब्रोंकोस्पैज्म से ज़्यादा बेहतर अगर आप इन जो है ना इंट्राऑपरेटिवली, तो आपको इंक्रीज एयरवे प्रेशर्स मिलेंगे ना। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एक हमने एनाफिलैक्सिस की बात कर ली, अब और क्या हो सकता है? सर एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, एम्बोलिज्म हो सकता है। अभी अभी आप एनेस्थेटिक मैंने पे से फैक्टर से आप डायरेक्ट चली गई हैं पेशेंट फैक्टर पे। अच्छा सर, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, ऑक्सीजन शट डाउन हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि फेलियर। आप में बेसिकली कोई इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस आ गई है, ऑक्सीजन एनालाइजर नहीं था, ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस थी, पेशेंट हाइपोक्सिक हो गया और हीमोडायनामिक कोलैप्स हो गया। ठीक है, आपने सर आपने कोई गलत ड्रग दे दिया है, गलत बीटा ड्रग ब्लॉकर दे दिया। रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रॉन्ग बीटा ड्रग ब्लॉकर दे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। पेशेंट को जो है कोई जो है वो ओवरडोज की बात हमने कर ली है, एनाफिलैक्सिस की बात हमने कर ली है, रॉन्ग ड्रग की बात कर ली है। उसके बाद पेशेंट को ऑन टॉप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया आपने जीए इंड्यूस किया है, तो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, आपने नॉर्मली डोजेस दिए, सब कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सडन वो आ गया।
अब आ जाए पेशेंट फैक्टर्स में। पेशेंट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सर पेशेंट को अंडरलाइन कार्डियक डिजीज थी, सडन एमआई हो गया, तो या एन्यूरिज्म था जो कि रप्चर हो गया, हाइपरटेंसिव लैरिंजोस्कोपिक रिस्पांस के बाद हाइपरटेंसिव हुआ पेशेंट और वो रप्चर हो गया। और इसके अलावा कार्डियक कॉज ही मेनली होगा। और सर शॉक में डिहाइड्रेशन, जी सेप्टिक पेशेंट था अगर तो वो अच्छा, कोलैप्स अब आप हेमोडायनामिकली सबसे एक इम्पोर्टेंट, सबसे इतनी दफा हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक पेशेंट जिसको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो, उसके अंदर नहीं होता। एग्जैक्टली। तो सिर्फ कार्डिक की वजह से हो सकता है, रेस्पिरेटरी की वजह से नहीं हो सकता। हो सकता सर कार्डियक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। न्यूरोलॉजिकल, हेलो, ठीक है। और पेशेंट मतलब लाइक एक एम्बोलिज्म है, ठीक है, आप एम्बोलिज्म को भी आप ज़हन में रखें, वो उसके लिए आगे आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। वो हो सकता है पेशेंट को कोई फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर की डिसलोकेशन हो गई, फैट एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है। प्रेग्नेंट पेशेंट थी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोलॉन्ग बेड ऑलरेडी अनस्टेबल पेशेंट था, या फिर एल्डरली पेशेंट था, एल्डरली पेशेंट या पीडियाट्रिक पेशेंट जिनके अंदर कौन से रिफ्लेक्सेस नहीं अच्छे होते, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर्जिकल फैक्टर्स सर ऑक्यूलोकार्डिक सर्जिकल फैक्टर में एक मिनट, इनको भी ये अभी कौन बोल रहा था? सर मैं कौन? यासीन। जी जी, तो आप नाम बताओ ना, मैं से तो नहीं पता चलेगा कि कौन है, ठीक है। ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स इंडक्शन के वक्त हो सकता है सर। जब कोई सर्जिकल इंटरवेंशन होगी उस वक्त होगा ना सर? नहीं, हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इंडक्शन, हम लोग सिर्फ एट द टाइम ऑफ इंडक्शन बात कर रहे हैं। वैसे तो जहां पर भी वेगल स्टिमुलेशन होगी वहां पर हो सकता है। अच्छा, अभी तक आपने किसी ने ये नहीं बताया कि अगर लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में आप लोग हमेशा सिर्फ टैकीकार्डिया का जिक्र करते हैं, क्या ब्रेडिकार्डिया नहीं हो सकता? ठीक है, लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में भी हो सकता है हेमोडायनामिक कोलैप्स, ठीक है। तो ये थी, अब मैनेज कैसे करेंगे? सर मैनेजमेंट के लिए वो एबीसी है, 100% ऑफ FiO2 देंगे, ब्रीथ, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इंक्यूबेट तो ऑफ कोर्स आपने कर दिया होगा या कर रहे होंगे, कॉल फॉर हेल्प, इस कॉल फॉर हेल्प देंगे, मेडिसिन, स्टॉप द एनी इंसाइटिंग फैक्टर, जो भी आपको चेक द इक्विपमेंट, चेक द कॉज। हाँ जी, और उसके बाद एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ABC। सो अगर स्टार्ट CPR, मेंटेन IV लाइन, give the fluids and vasopressors and according to the ACLS। एक सेकंड, अगर आपने ये बोलना है कि अगर कार्डिक अरेस्ट हो गया है तो फिर आप CPR करेंगे ना, अगर कार्डिक अरेस्ट नहीं हुआ है तो फिर तो CPR नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर एनाफाइलैक्सिस है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन एडिशन टू एनाफाइलैक्सिस है और आपने डिटेक्ट कर लिया तो एड्रेनालिन देंगे। एपिनेफ्रीन कितना देंगे? 100 माइक्रोग्राम के डोज बोलसिस में दे सकते हैं आप अडल्ट में, 10 to 100 माइक्रोग्राम्स। अच्छा, ये कंफर्म कर ले यार, मुझे मेरे दिमाग में 500 माइक्स कहाँ से आया है सर? 100 माइक्रोग्राम के बोलसिस है। नहीं, आईवी है या सब कुछ ये आईवी की बात करें आप, वो जो सबक्यूटेनियस लगाते हैं वो 500 mg लगाते हैं। तो ये आपने जो है एनाफाइलैक्सिस के उसमें क्या लिखा हुआ है? सर एटकिन हेड, सर इसमें दोनों लिखा हुआ है, सर मैं बता रही हूँ IM। हाँ सर, जो 500 माइक्स आप कह रहे हैं ना, दैट इज IM। वो 0.5 ml ऑफ 1/1000 वाली जो प्रिपरेशन आती है ना, 1 मिलीग्राम पर 1 ml वाली, वो आप 0.5 ml दे दें, दैट इज बिल्कुल ऐसा ही है 500 माइक्स। और अगर आप 1/10,000 वाली लेंगे ना, तो वो आप 0.5 ml देंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 500 माइक्स को आप IV देंगे। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि जो एल्गोरिदम क्या कहते हैं, आप लोग असल में सिर्फ किताबों पे रहते हैं ना, एनाफाइलैक्सिस का कोई एल्गोरिदम है?
सर उसमें सर यही दो उसमें लिखी है, 100 आईवी जो दे दे IV और है आईएम उसमें दे दे। 100 to 500 माइक्स हैं IV में। 0.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर वो तो क्लियर है ना सर। जी 100 तो माइक्स तो आप बोलसिस दे सकते हैं कोशिश, टिल 500 माइक्स। ठीक है। अच्छा जी निखत आप क्या कह रही हैं? सर ये 500 माइक्स वाला सर IM जो है सर ये एनाफिलैक्सिस के लिए, और जो बाकी डॉक्टर साहब बता रही हैं सर वो उसके लिए BLS वाले या कार्डियक अरेस्ट वगैरह उसके लिए। नहीं कार्डिक अरेस्ट के लिए तो 1 सर मिलीग्राम। कार्डियक अरेस्ट में तो 1 मिलीग्राम होती है ना उसमें। सॉरी कार्डियक अरेस्ट नहीं, मतलब जो हार्ट रेट बढ़ाने और बाकी चीजों के लिए वो है। देखें ये जो आप बता रहे हैं ना 100 माइक्स वाला, ये पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है, लेकिन जो एनाफिलैक्सिस का एल्गोरिथम है ना वहाँ पे 500 माइक्स इंट्रामस्कुलर लिखा जी हुआ सर 500 माइक्स प्रैक्टिकली लिखा हुआ है। सर प्रैक्टिकली इंट्रामस्कुलर तो 500 माइक्रोग्राम ही तो होता है, आप लेकिन वो अगर आईवी दे रहे हैं तो आप देखें मेरी बात सुने, आप कोशिश करें कि आप एल्गोरिथम को फॉलो करें। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली आप जो मर्जी करना है आप करें। प्रैक्टिकली तो इंट्रामस्कुलर मुझे नहीं समझ आती किस बेवकूफ ने ये बनाया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट जिसने भी बनाया है, मेरी पता नहीं मेरी अकल से बाला तर है कि उस टाइम पे इंट्रामस्कुलर देने का तुक क्या बनता है, लेकिन वो उन्होंने एल्गोरिथम में ये लिख दिया है, अब हम क्या करें। सर उसने एक बात लिखी थी बुगदादी में, शायद मैंने एक बार पढ़ा था, उसने लिखा कि आईएम इसलिए प्रेफर किया जाता है आईवी से क्योंकि आईवी से जो बाकी हेमोडायनामिक जैसे रिदमियास और ये वो होने के चांस होते हैं, और पेशेंट अगर आपका ER में है, इतना मॉनिटर्ड नहीं है, अगर OT में नहीं है, बाहर है, तो फिर आप प्रेफरेबली आईएम दे दें, मतलब जो मतलब मुझे अच्छा पता है। आप इस पेशेंट को अनमॉनिटर्ड छोड़ेंगे? इस तरह की बात खुदा के नहीं, लिए ये तो OT में है सर, ये OT में है। हाँ तो यहाँ पर आप उसको वहां पर जो इमरजेंसी में आप बता रही है, आप कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में होगा तो आप उसको अनमॉनिटर्ड छोड़ देंगे? नहीं अनमॉनिटर्ड नहीं छोड़ेंगे सर। ये नहीं बोलना, इस तरह की बात नहीं बोलनी, ठीक है? इस तरह की सर बात ये सुन के जी जूलियन बाकर से मैंने चेक किया, इसमें आईवी का जो डोज लिखा है ना वो आईवी एट अ डोज ऑफ 50 to 100 माइक्रोग्राम फॉर हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर प्रोलैप्स टाइट्रेटेड अप टू 0.5 to 1 mg एज रिक्वायर्ड। ये एनाफाइलैक्सिस की ड्रिल में लिखा हुआ है जूलियन बाकर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये होगा इस तरह। लेकिन यूजुअली जो है ना, अगर एनाफाइलैक्सिस अगर सडन आपको लगता है ना कि पेशेंट हेमोडायनामिक कोलैप्स हो गया, तो बेहतर है कि सबसे पहले आप जो रिकमेंडेशन है ना वो बता दें, ऑल्टरनेटिव आप जो बताना है बता दें, ठीक है? वो आपको पता है, आप अगर ट्यूटोरियल खोलेंगे ना तो ट्यूटोरियल के अंदर उन्होंने ग्रेड्स के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो बेसिकली हम जब भी बात करेंगे ना तो आप उनको ये कहें कि जो रिकमेंडेशन है वो है कि 500 माइक्स जो है वो इंट्रामस्कुलर दे दे, या करके फिर आगे दूसरा बता दें, क्योंकि अगर उनकी की में रिकमेंडेशन के हिसाब से लिखा हुआ है ना तो फिर किसी भी किताब का रेफरेंस आपके काम नहीं आएगा, ठीक है? तो बेसिकली, और वैसे भी इट मेक सेंस ना, इंट्रामस्कुलर दे दें या फिर करके आप जो मर्जी बोलना है बोल दें, ठीक है? क्योंकि मुझे ये एल्गोरिदम जो AAGBI का है ना एल्गोरिदम, वहां पर आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे सबसे पहले इंट्रामस्कुलर यही लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा और क्या करेंगे? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन कर ली, और क्या करेंगे? और कोई चीज होगी? कॉस्ट सर रिमूव कर दिया आपने, अब आप सर डिपेंड करता है कि सर्जरी अर्जेंट है या इलेक्टिव है। अगर पेशेंट रिवाइव हो सर्जरी को गया तो आईसीयू अरेंज करें, आईसीयू से अरेंज करें पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन। सर्जरी का तो एक दफा के लम्हे के लिए छोड़ देना, सर्जरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर एनाफिलैक्सिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो कुछ करना है आपने? सर एड्रेनलिन देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। एक मिनट, स्टीरॉइड्स का नहीं आपने जिक्र किया, आपने एंटीहिस्टामिन्स का जिक्र नहीं किया, आपने कोई सैंपल भेजने का जिक्र किया? ट्रिप्टेज करते हैं? जी सर, स्किन ट्रिप्टेज करते हैं जी, ठीक है? तो ये एक्चुअली देखें होता ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये आपको पता है, सिर्फ आपने वहां पर बताना किस तरीके से है, ये है। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वहां के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली स्टॉप द पॉसिबल ट्रिगर, ये इतना जुमला ही आपने बोलना है, ठीक है? और उसके बाद रिससिटेशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। ये जुमला हाँ किसी भी इमरजेंसी के लिए अगर आप बताएंगे तो आपका वो गलत नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया। और बाकी जो है आप आइनोट्रोप, आप वेज़ोप्रेसर,
अच्छा, इसमें आइनोट्रोप की जरूरत होगी या वेजोप्रेसर की? वेजोप्रेसर। सब वेजोप्रेसर। अच्छा, एक मिनट, प्रेशर वेजोप्रेसर ड्रॉप होता है हाइपोटेंशन क्या कि अगर कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हुआ है तो सर आइनोट्रोप्स। एक सेकंड फंस गई हो ना ये। आप बता रहे थे ना अनवर, आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे अभी? आपने बोला ना मैं बताऊं? एक मिनट इनको बताने दो, सिर्फ एक मिनट रुक जाओ अजहर। ये आसान सवाल है, ये आपको के लिए इतना आसान सवाल बता के आप खुश ना हो, ठीक है? आपसे मुश्किल सवाल पूछूंगा। हाँ जी, किसने बोला था भाई? अनवर कहाँ चला गया है अभी? किसने बोला था? वेजोप्रेसर यूज करेंगे जी, वेजोप्रेसर क्यों यूज करेंगे आप साबित सर। करें ना। पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा ना सर, हाइपोटेंशन में हाइपोवोलेमिक शॉक में गया पेशेंट। नहीं, इसके अंदर एनाफिलैक्सिस के अंदर जो है ना वो पैथोलॉजी ये है कि सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज डिप्रेस्ड, ठीक है? कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हुआ है बिकॉज ऑफ लो एसपीआर एंड लो वीनस रिटर्न एंड अल्टीमेटली लो कार्डिक आउटपुट, ठीक है? तो उसके अंदर उसका आइनोट्रोप का रोल नहीं है ज्यादा, ठीक है? अदरवाइज एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर आप वेजोप्रेसर देंगे, ठीक है? वो इनिशियल जो किक देते हैं वो इनिशियल किक आप एपिनेफ्रिन से देंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस पेशेंट को आपको फर्दर जो मैनेजमेंट के लिए आपको वो ये देना पड़ेगा, ठीक है? तो सर मेंटेनेंस में हम एड्रेनालिन की इन्फ्यूजन चलाते हैं इसमें एनाफिलैक्सिस में। एड्रेनालिन की इन्फ्यूजन चलाएंगे या नॉरएपिनेफ्रिन की इन्फ्यूजन चलाएंगे? नो सर, एड्रेनालिन की रिकमेंडेड जो है एड्रेनालिन की है कि वो 500 ml नॉर्मल सलाइन या कोई भी लेके तो उसमें डाल देंगे, जो कि मेरा ख्याल है 1 माइक पर मिनट जाएगा ऐसे करके। तैयब ये कभी भी इस तरीके से एग्जाम में नहीं बताना है। ओके सर। प्रैक्टिकल ये मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल बताया था, समझ आई? वो प्रैक्टिकल की चीजों को इम्तिहान में ना बता देना। ये तो इन्फ्यूजन पंप के बगैर तो आपने बोलना ही नहीं हो गया शिफ्ट। इन्फ्यूजन पंप के बगैर तो आपने कोई भी आइनोट्रोप वेजोप्रेसर का नाम भी नहीं लेना, ठीक है? ये इन्फ्यूजन पंप के जरिए दिया जाता है, ठीक है? आप क्या इसमें फ्लूइड रिससिटेट करेंगे? यस सर, करेंगे। जी सर, करेंगे। फ्लूइड रिससिटेट, क्रिस्टलाइज एकोलाइट से, ठीक है? अच्छा अजहर, अब आप ऐड करना चाहते हो तो करो इसमें कुछ चीज। जी अजहर। सर बस मुझे भी इतना ही आता था, छोटा सा सर। हाँ, तो इसलिए आप आसान चीज बताना चाह रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको रोक दिया, ठीक है? अच्छा, तो ये हम लोगों ने कुछ कवर करने की कोशिश की सर। है। इसमें स्टीरॉइड्स देते हैं? स्टीरॉइड देते हैं, एनाफिलैक्सिस में देते हैं। सर उसका इफेक्ट तो 4-6 घंटे के बाद आएगा, लेकिन आपने देना होता है। सर हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है ना, शॉर्ट हाइड्रोकोर्टिसोन। अच्छा, अगर आप एक लिखा हो हाइड्रोकोर्टिसोन, एक लिखा हो डेक्सामेथासोन, आप क्या देंगे? हाइड्रोकोर्टिसोन। क्यों? हाइड्रोकोर्टिसोन वजह? शॉर्ट एक्टिंग हमारे डेक्सा का इफेक्ट आने में 12 घंटे लगते हैं। नहीं, ये वजह नहीं है। जल्दी इफेक्ट। ऑनसेट ऑफ एक्शन किसका जल्दी है? सर हाइड्रोकोर्टिसोन। तो इसीलिए वजह है ना, इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रीजन नहीं है ना। हमें तो फौरी तौर पे इफेक्ट चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ठीक है मैटर, तो वो तो आप आप बाद में रिपीट कर सकते हैं। और जो डेक्सामेथासोन दिया जाता है ना इंट्राऑपरेटिवली, वो वजह कुछ और होती है, क्योंकि डेक्सामेथासोन का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग के लिए इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट, उसके मल्टीपल हैं, कई का तो नोन इफेक्ट नॉट नोन, ठीक है, अननोन मैकेनिज्म है, इसलिए दिया जाता है। और वहां पर आप कहेंगे कि लॉन्ग एक्टिंग का फायदा है, लेकिन यहाँ पे आपको जल्दी इफेक्ट वाली चीज चाहिए, तो इसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन इज द चॉइस, ठीक है? तो ये हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो गए। अब तीसरा, असल में ना मेरे ख्याल से मेरी उम्मीदों से ज़्यादा टाइम लग गया है। ज़ैनब प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है? दूसरी बात ये कि कल मैं बिज़ी हूँ, ठीक है? तो कल शायद हम ना कर सकें क्लास। परसों जुमे को छुट्टी है मेरी, तो जुमे को इंशाल्लाह 3 to 5, ठीक है?
उसके अंदर टॉपिक आप लोग अगर जो वाइवा के कैंडिडेट्स अगर कोई भी टॉपिक करना चाहते हैं, सारा आप नुसरत से राब्ता कर लेना, वो मेरे ख्याल MCQs के नाम से घबरा के वो सर मैं गायब हो कॉल गई। कर रही थी। नहीं ठीक है, सर वो उसको आना था, कोई इश्यू हो गया होगा। चलो एनीवेज वो आप लोग सर बेशक अपने- MCQ तो मेरे ग्रुप में भी शेयर करना छोड़ दिए हैं। नहीं आप ग्रुप में जरूर शेयर करो, क्योंकि ये वाइवे वाले तो बेचारे थोड़े से लोग हैं, और इंशाल्लाह इन लोगों का अल्लाह मियां इनको कामयाब करे। ज़्यादा तो हमारे जूनियर्स और जो अभी MCQs की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो मेरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो परसों इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि क्योंकि वाइवे लंबा सेशन है, उस दिन ना हम लोग कुछ टॉक्स के बारे में करेंगे, मैं कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगा काउंसलिंग की। ठीक है, और इस तरह के छोटे छोटे ABGs भी हो जाएगा। मतलब जुमा और हफ्ते में ना, कल और परसों दो, तो क्योंकि टाइम ज्यादा होगा ना, तो कल और परसों कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, आसान से गुजार। थैंक यू सर। थैंक यू।